जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी रोजगार 9 में। हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी। इसमें हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट हल कर लिया है। इसमें से आज हम लोग करेंगे दूसरा प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो PYQ पर आधारित होंगे। जितने भी पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, रेलवे की परीक्षाओं में, वो सारे अच्छे अच्छे प्रश्न ढूंढ के उन्हीं को हम हल कराते हैं, ठीक है। और इन प्रश्नों के बाहर कोई भी प्रश्न आपको परीक्षा में नहीं मिलेगा। जितने भी उनकी अच्छी ट्रिकें होंगी वो सारी ट्रिकें हम इन पर लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं पहला प्रश्न, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न सेट नंबर 2 है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न है 31 की घात 645 में अंतिम दो अंक क्या होंगे? अंतिम दो अंक क्या होंगे? ऑप्शन है ए 41, बी 51, सी 31, डी 11। इस प्रश्न से पूछा जा रहा है कि इस संख्या का मान जब हल करेंगे तो अंत से दो अंक क्या होंगे, ठीक है। देखते हैं। हम लोगों ने देखा होगा, आप लोग ज़्यादा करके, कि इकाई अंक पूछा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि घात में संख्या का मान देकर वो हमसे किसी संख्या के अंतिम दो अंक भी पूछ सकता है। देखते हैं हम लोग इसे कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है? 31, तो यहाँ पर लिखा है 1। अच्छा, इस टाइप की जब भी प्रश्न है तो हमें देखना है कि लास्ट में 1 है कि नहीं। अगर अंत में 1 आ रहा तो हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं, या अगर 1 नहीं है तो हम 1 उसको बना सकते हैं। जैसे 645, अब 645, तो यहाँ 645 में कितना 1 है, यहाँ तो लास्ट में लिखेंगे हम 1, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ 1 लिखने के बाद छोड़ देना इसको, और जो अंतिम अंक कितना 3, इस 3 में गुणा करा देना इसमें 5 में। अंतिम अंक 3 से गुणा कितना है? 15, 15 के लिए यहाँ के लिखेंगे 5। कितना आया? 5। बस यही हमें दो अंक चाहिए, ठीक है। बस यही दो अंक चाहिए, यही हमारा आंसर है। कितना आया? 51। क्या करना है? अंतिम अंक 1 होना चाहिए हमारा। जब अंतिम अंक 1 हो तो यहाँ 1 लिख देंगे, और इसका जो दूसरा अंक है उसका घात की संख्या में इकाई से गुणा करा देते हैं, वो लिखते हैं। अगर 1 ना हो तो हम उसे 1 बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर लिखा है 19 की पावर 226 लिख देते हैं। अब यहाँ पर 1 नहीं है तो हम इसे 1 बना सकते हैं। कैसे? यहाँ लिख सकते हैं 19 की पावर 2, यहाँ घात 2 कर लिया, अब 2 इसमें भाग कितना? 1, 1 और 13, यानी इसका अगर गुणा कराएंगे तो यही तो प्राप्त हो जाएगा हमको। तो इसलिए हम इसको कितना लिखें? अब 19 घात कितना? 19 घात 2 कितना होता है? 361, और यहाँ पावर कितना लिखा हुआ है? 113। मिल गए हमको अंतिम दो अंक यहाँ से। तो अंतिम दो अंक से मतलब यहाँ 1 आ गया तो यहाँ 1 लिख लेंगे हम, 1। और यहाँ कितना है? 6, तो 6 का गुणा किसमें कराएंगे? इसमें इकाई अंक में। तो 6 का गुणा कराएंगे किसमें? 3 में। कितना आएगा? 18, यहाँ 8 आ जाएगा। इसका इकाई, इसके अंतिम दो अंक कितने आ जाएंगे? 81, ठीक है, 81। इसी प्रकार से हमें इस प्रश्न को हल करना है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हमारे कौन से प्रश्न है। आगे प्रश्न हमारा दूसरा नंबर पर है, ठीक है। ये 1 नंबर हमारा प्रश्न था। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न संख्या 2 नंबर। a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c, और c की पावर z बराबर a, तो x y z बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन 1, बी नंबर 1.5, सी नंबर 3, डी नंबर 0.5, ठीक है। इसमें लिखा है a की घात x बराबर b, b की घात y बराबर c, और c की घात z बराबर a। तो x y z का मान क्या होगा? देखते हैं हम लोग कैसे हल करते हैं इसे। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर a दिया है और a कहाँ पर है? यहाँ पर a अंत में। जहाँ अंत पर a है, पहला वाला भी यहाँ है और आखिरी वाला भी यहाँ पर है, तो इसी को हम उठा लेते हैं। c की पावर z बराबर a, ठीक है। अब c का मान कितना है? यहाँ c की जगह क्या लिख सकते हैं? b की पावर y, तो यहाँ c की जगह लिखा, केवल c की जगह b की पावर y, और घात में z पहले से था तो z पहले से हमारा बने रहेगा, बराबर a लिख दिया। अब यहाँ से गुणा हो जाएगा तो b की पावर कितना आ जाएगा? y z बराबर कितना? a, ठीक। अब b की जगह कितना है? b की जगह कितना? a की पावर x, तो b की जगह 1 पावर x रख देंगे, तो a की पावर x, और पावर बाहर कितना लिखा है? y z बराबर कितना लिखा है? a, ठीक। अब इसका गुणा हो जाए कितना आ जाएगा? तो a की पावर x y z बराबर कितना? a। अब यहाँ कोई घात नहीं तो यहाँ लिख देंगे a। अब इन दोनों का बेस समान है, जब बेस समान होता है ये कट जाती हैं तो घातें बराबर। तो यहाँ घात कितनी है? x y z, यहाँ कितना? 1, यानी x y z का मान कितना आ जाएगा? 1। x y z का मान कितना आएगा? 1। तो इसका आंसर कितना है? a नंबर, ठीक है। कितना आया? a नंबर, ठीक। अगला चलते हैं हम लोग, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न संख्या 3। इसमें लिखा है 1 + 9 8 7 6 इंटू
9 8 7 8 बटे 9 8 7 7। ठीक है, यहाँ लिखा है 9 8 7 6 गुणक निशान 9 8 7 8 बटे 9 8 7 7। ठीक है, हमें इसका मान बताना है, इसका मान कितना होगा, इसको हल करके हमें लिखना है इसका मान कितना आएगा। ठीक है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या है। इसके ऑप्शन है 9 8 7 6, बी नंबर में ऑप्शन है 2, सी नंबर में ऑप्शन है 9 8 7 8 और डी नंबर में ऑप्शन है इसके 9 8 7 7। ठीक है, ये इसके ऑप्शन है। इसे कैसे कर सकते हैं, इस टाइप की जब भी कोई प्रश्न आएगा तो हम उसके लिए छोटी संख्या अपने आप मन से मान लेते हैं या हम कोई छोटी संख्या लेकर इसे हल कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसे देखते हैं कैसे हल करेंगे। हम इस संख्या जो नीचे संख्या लिखी इसे क्या मान लेते हैं, ए, नीचे वाली संख्या मान लेते हैं ए, यहाँ पर रखते हैं मान 1 प्लस। अब ये वाली संख्या से ये वाली संख्या कितनी छोटी है, ये 9 8 7 7 है, ये कितनी 9 8 7 6, तो इससे एक कम है ना, तो यहाँ लिख देगा a माइनस वन इंटू। अब इससे ये कितनी बड़ी है, एक बड़ी है, इसका मान a है, तो ये इससे एक बड़ी तो कितनी हो जाएगी a प्लस 1, कितना जाएगा a प्लस 1। ठीक है, अब इसके नीचे कितना लिखा है, इसका मान हमने माना है a, कितना माना है a। अब इसको हल करेंगे, ये प्लस का 1 तो ऐसा ही लिखा रहेगा प्लस, ये क्या लिखा है a माइनस 1 इंटू a प्लस 1, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे a। अब ये प्लस का और ये माइनस का एक कट जाएगा, कितना बचा a स्क्वायर बटे a, कितना बचा a स्क्वायर बटे a, इससे एक एक और कट जाएगा, कितना बचा a। अब a हमने क्या माना था, a माना था 9 8 7 7, ये ऑप्शन हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, कितना, ऑप्शन नंबर डी। इसको अगर नहीं समझ पाए तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से संख्या बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई है, इधर से बढ़ते हुए क्रम में संख्या लिखी हुई है, तो इसका मान हम छोटा सा रख सकते हैं, जो भी इस क्रम में जो भी संख्या लिखी होंगी उसका आंसर हमेशा नीचे वाला ही होगा। जैसे हम लोग देखते हैं, इसे साफ करके यहाँ लिखते हैं, इसे यहाँ प्लस का हमने लिखा कितना 1 प्लस, यहाँ लिख देंगे कितना 2 इंटू 3 और बटे 4। ठीक है, 2 1 सेकेंड 2 3 4, ठीक है 2 3 4। अब यहाँ से देखो 2 3 4, यहाँ से यहाँ 6 7 8, आखिरी अंक देख लो। अब इसको अगर से 3 ही आना चाहिए, देखो यहाँ से 1 मिलेगा, 4 दूना 8, 8 1 9 और 9 में 3 से भाग देंगे कितना आएगा 3, यही संख्या आ गई। अब जो संख्या बड़ी हो या छोटी हो नियम तो सेम रहता है ना, जो हमें ट्रिक ध्यान रखना, इसी को ट्रिक कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 क्या है हमारी, प्रश्न संख्या 4 है 2 की पावर 20 माइनस 1, 2 की पावर 20 माइनस 1 किस निम्न से किससे भाज्य है, निम्न में से किससे भाज्य है, किससे भाज्य है यानी किससे भाग जाएगा, किससे पूरी पूरी करती है। ऑप्शन है इसके ए 29, बी 31, सी 15, डी 25। ठीक है, अब हम लोग इसे कैसे हल कर सकते हैं, यानी इस संख्या में इस संख्या से भाग दिया है, कौन सी ऐसी संख्या जो इसे पूरी तरह से विभाजित कर देगी। ठीक है, यहाँ लिखा है सम संख्या। ठीक है, ये इसके 2 नियम होते हैं। ठीक है, ए की पावर n माइनस बी की पावर n। ठीक है, अगर ये सम है, n सम है, तो ये वाली संख्या सदैव किससे कटेगी, ये a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों से कट जाएगी। ये घात अगर सम है, ठीक है, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी से कट जाएगी। ठीक है, अगर घात ये विषम है, ये घात n कैसी है, विषम है, जब विषम कंडीशन होगी तो ये केवल किससे कटेगी, a माइनस बी से कटेगी, किससे कटेगी, a माइनस बी से कटेगी। इसी में अगर ये प्लस का होता है a की पावर n प्लस b की पावर n। ठीक है, तो घात अगर ये विषम है, घात अगर ये n का मान विषम है तो ये संख्या किससे सदैव कटेगी, a प्लस बी से कटेगी, किससे, a प्लस बी से कटेगी। और अगर घात ये n कैसी है, सम, किससे, सम, ये किसी से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, किसी से विभाजित। अब इसी नियम का उपयोग करके इसे हम हल कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले इसे लिखेंगे, ये अगर इसको हल करेंगे, इसके ऑप्शन बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे हमें पहले तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 की पावर कितना 4 और हमें लाना कितना 20, तो 20 में 4 से भाग कितना 5, यहाँ 5 लिख देंगे, माइनस 1 की पावर 4 और बाहर 5, एक की घात कुछ भी करो उसका मान कितना ही रहता है। ठीक है, यहाँ कितना आएगा 16, 16 घात कितना 5 माइनस 1, यहाँ कितना 5। ठीक, अब ये घात कैसी है, विषम है, जब घात विषम है ये किससे कटेगा, a माइनस बी से, 16 माइनस a, 16 माइनस एक मतलब कितना 15, तो इसका आंसर कितना आया 15, ये इससे 15 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर है। और वैसे भी हम लोग देखते हैं ये सम संख्या है, ये एक बार 2 a प्लस बी और a माइनस बी से भी कटती, यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ कितना आएगा 1, तो वो संख्या 3 से कटेगी। और इसमें 3 से कटने वाली केवल एक ही संख्या थी, कौन सी, ये 25 नहीं है ना 31 है ना 19 है, केवल यही संख्या है ना, इसी में 3 आ रहा है, यही संख्या हम इसको देख सकते थे। ठीक है, अगर टाइम कमी है तो हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं और आंसर के पास पहुँच सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा है 4 की जगह अब कितना आएगा 5।
कितना प्रश्न संख्या है 5। प्रश्न नंबर 5, इसमें क्या है, दो मिश्र धातुओं में एल्यूमीनियम और जिंक का अनुपात 5:6 तथा 3:5 है। यदि पहली मिश्र धातु के कितने, पहली मिश्र धातु के 242 किलो, पहली मिश्र धातु के 242 किलो और दूसरी मिश्र धातु की 144 किलोग्राम को आपस में मिलाया जाता है तो नई मिश्र धातु में एल्यूमीनियम और जिंक का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब इसके ऑप्शन क्या है देखते हैं। पहला ऑप्शन इसका है 91:57, दूसरा ऑप्शन है 68:125, तीसरा यानी सी नंबर है 76:117 और डी नंबर है 82:111। ठीक है, ये प्रश्न है। प्रश्न की भाषा बड़ी है, बाकी सवाल सरल है। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या करना है। कह रहा पहली मिश्र धातु में एल्युमिनियम और जिंक का अनुपात कितना है, इधर लिख देते हैं एल्युमिनियम Al और इधर Zn। पहली में कितना है 5:6, दूसरी में कितना है 3:5। ठीक है, अब इसको मिलाना है। जब हमें मिलाना है तो सबसे पहले मिश्रण या एल्युमिनियम के जो इसके धातुएं हैं उनकी मात्रा बराबर करते हैं। ठीक है, तो मात्रा बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ कितना है 3 और 5, तो टोटल ये कितना है 8, ये 8 है और ये कितना है 11। अगर हमें मिश्रण बराबर करना है तो इस 8 का गुणा इसमें करा दें और इस 11 गुणा इसमें करा दें। ये दोनों बराबर जाएंगे, कितना हो जाएगा 11 से गुणा 8 88 और यहाँ पर 8 से गुणा 11 88, दोनों की मात्रा बराबर हो जाएगी। अब कह रहा है पहले वाले से कितनी 242 किलोग्राम लेना है, तो इससे 242 किलोग्राम है। दूसरे से कितना लेना है 144 किलोग्राम, कितना 144 किलोग्राम। ठीक है, अब इसे हम हल कर लेंगे, इससे काट पीट देंगे तो संख्या छोटी प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि गुणा में है तो इसको जोड़ के रेशियो लेंगे तो अंत में वो कट ही जाती है, इससे हम पहले ही काट देंगे। ठीक है, अब 11 से इसे भाग देंगे, 11 दूना 22, कितना बचा 2, फिर कटेगा 11 से कितना आएगा 11 दूना 22। ठीक है, अब 8 से इसे काटते हैं, 8 से काटेंगे कितना आएगा 8 एकम 8, कितना बचा 6, कितना 64, 64 कट जाएगा 18। अब इसे 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 11, यहाँ कितना आ जाएगा 9, तो इसका सब काट पीट कितना बचा 9 और यहाँ 11। अब इसका हम गुणा कराएंगे, 11 गुणा कराएंगे 5 में, कितना आ जाएगा 11 बचे 55। ठीक, और 5, फिर 11 गुणा कराएंगे इस 11 का इसमें 6 में, 11 6 का 66। ठीक है, अब इस 9 को गुणा कराएंगे 3 9 3 का 27, फिर इस 9 गुणा किसमें कराएंगे 5 में, 9 5 45। अब हमें इन्हें क्या करना है जोड़ना है, क्योंकि मिलाने के बाद क्या करना है जोड़ना है। यहाँ जोड़ेंगे 6 5 11 के लिए 1, यहाँ कितना 6 4 10 1 11। ठीक है, अनुपात लगाया, 7 5 12 के लिए 2, 5 2 7 1 8, कितना आ जाए, ये एल्युमिनियम है और ये जिंक है, तो ये अनुपात कितना 82:111 है। कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसे एक बार और देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 6 नंबर, प्रश्न संख्या हमारी 6 में क्या है, इसमें एक सीरीज है। ठीक है, इस प्रश्न में एक सीरीज है 1/3 × 7 प्लस 1/7 × 11 प्लस 1/11 × 15 प्लस डॉट डॉट 1/899 × 903। इसका हमें मान बताना है, ये कितना होगा। ठीक है, इसके ऑप्शन है 25/301, ऑप्शन नंबर बी 29/31, ऑप्शन नंबर सी 18/403 और ऑप्शन नंबर डी 21/500।
ठीक है, इसे देखते हैं हम लोग कैसे। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो हमें देखना है कि इनका अंतर सेम है कि नहीं। यहाँ देखिए कितना 4 का अंतर है, यहाँ कितना रहा 4 का अंतर है, यहाँ कितना रहा 4 का अंतर, और एक सीरीज बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उन्हें हल करने का एक तरीका होता है, क्या होता है, जिसे हम लोग कह देते हैं ट्रिक। ठीक है, उसे हमें ध्यान देना है। क्या लिखा है यहाँ, 1 बटे दोनों पदों का अंतर, दोनों पदों का अंतर ब्रैकेट बंद, पहला पद माइनस अंतिम पद। कौन सा, अंतिम पद। तो 1, दोनों पदों का अंतर कितना है 3 और 4, 7 का अंतर कितना आएगा 4 इंटू ब्रैकेट 1, पहला पद कितना है 1/3 माइनस आखिरी पद कितना है 1/903, 1/903। ठीक है, 1/903। अब इसको हल करना है हमें। यहाँ लिखा है 1/4, गुणा निशान लगाया, इसका इधर गुणा करना कितना आएगा 903, और इसका इधर करना कितना आएगा 3, 903 में 3 चला जाएगा, 903 में 3 से कितना बचेगा 900, कितना बचेगा 900, और नीचे कितना आएगा 3 × 903, यही तो बचेगा। अब इसे हमें हल करना है। जब इसे हल करेंगे तो यहाँ देखेंगे हम कितना लिखा है 9 को लिख सकते हैं 100 × 9 बटे, यहाँ कितना लिखा है 4 × 3, इसको 3 से भाग दें कितना लिखेगा 3 × 301, 3 त्रिका ये 9, ये कट जाएगा, 4 से काटेंगे कितना आएगा 25, यानी ऊपर कितना आया 25, नीचे कितना आया 301, 301, यानी यहाँ जो लिखा था 903, इसमें हम क्या किया 3 का भाग दिया, यहाँ से 3 ये अलग कर लिया, इस 3 को 301 लिख दिया। अब ये 3 त्रिका 9 से 9 कट जाएगा, 4 का भाग देंगे 100 में 25 आ जाएगा। ठीक है, काट दिया, तो इसका आंसर कितना आया 25/301, 25/301। आंसर कौन सा, आंसर ए नंबर। ठीक है, आंसर ए नंबर, ये इसकी ट्रिक थी। 1 बटे दोनों पदों का अंतर ब्रैकेट में पहला पद माइनस अंतिम पद, पहला पद ये वाला होता है, अंतिम पद ये वाला होता है। ठीक है, क्योंकि 1 बटे में लिखा है तो 1 बटे में लिख देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं लोग। प्रश्न संख्या कौन सी थी, 6 थी, प्रश्न संख्या 6 थी। अगला प्रश्न है हमारा 7। प्रश्न नंबर हमारा है 7। 7 नंबर हम लोग देखते हैं क्या है। 7 क्या, किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक, किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 अंश है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या है 8, 11, 15 और ऑप्शन डी है 10। ठीक है, बहुभुज सबसे पहले से पता होना चाहिए किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 अंश। यहाँ लिख देते हैं हम, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 अंश। ठीक, एक लाइन तो ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, किसी बहुभुज के आंतरिक और उसके बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 अंश। ठीक है, जैसे त्रिभुज हमने ले लिया, तो ये त्रिभुज है, तो इसका मान और इन दोनों का मान, ये है आंतरिक और ये है बाह्य कोण, इन दोनों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। कितना होता है 180 अंश होता है। वही चीज़ में लगाना है, ये त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या पंचभुज हो या खष्टभुज हो, कोई भी आकृति हो, उसमें उसके अंदर वाले कोण का और उसके बाहर वाले कोण दोनों का योग कितना होता है 180 अंश। कितना होता है 180 अंश। जैसे इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, यानी ए और बी का मान कितना आएगा 180 अंश आएगा। अब हमको ये आंतरिक कितना दिया है, किसी भी बहुभुज यानी कोई भी बहुभुज हो उसके आंतरिक कोण कितना दिया है 140। अब ये त्रिभुज हो या कोई चतुर्भुज हो या पंचभुज हो, पंचभुज भी हो सकता है, हमें पता नहीं, लेकिन जब भुजा निकालेंगे तब पता चलेगा इसमें कितनी भुजाएं हैं। ठीक है, तो अब हमको ये दिया है 144 अंश, अंदर वाला 144 दिया है, तो बाहर वाला निकालना है, तो 180 में 140 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 180 में 40 कितना 36 बचा, कितना है 36। अभी बताया किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना है 360 है। अब इसका 360 है तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, भुजाओं की संख्या बराबर 360 है बटे कितना 36, यानी उसमें जितनी भुजाएं होंगी उतने ही बाह्य कोण होंगे, उतने ही अंदर वाले कोण होंगे, आंतरिक कोण होंगे। इसलिए जितना एक कोण कितना आया 36 आया, एक कोण कितना आया 36 आया, और यहाँ टोटल कितने बाह्य कोण का योग है 360, तो 36 से इसमें हम दे देंगे भाग, तो कितना आ जाएगा 10।
यानी 10 क्या 10 ये क्या है, ये कोण है बाह्य कोण का मान, और ये क्या है सभी कोणों का योग है, और ये एक बाह्य कोण का मान है, यानी सभी मिलाकर 10, यानी यहाँ से कितनी भुजा आ गई 10 भुजा आ गई। तो इसका आंसर कितना आया 10। ठीक है, हमने क्या किया है, इसके आंतरिक कोण को इसके बाह्य कोण में योग 180 अंश होता है, तो इसमें घटा दिया, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना आया 36 अंश, और सभी कोणों का योग कितना होता है 360 अंश। 360 में हमने 36 का भाग दिया, कितना आया 10। यही हमारी क्या है भुजाएं, यानी इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं 10। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या हमारी 8। प्रश्न संख्या हमारी कौन सी है 8 नंबर। प्रश्न संख्या 8, इसमें क्या है, दो समरूप त्रिभुज त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज XYZ के परिमाप क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि XY बराबर 12 सेंटीमीटर तो PQ का मान क्या होगा। ठीक है, PQ का मान क्या होगा, इसके ऑप्शन है 18, 24, 8, D 15। ये सब सेंटीमीटर में है, ये सब सेंटीमीटर में। ठीक है, सब सेंटीमीटर में है। त्रिभुज दोनों कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। दोनों कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं त्रिभुज, ये बनाते हैं PQR। दूसरा त्रिभुज है हमारा, दूसरा त्रिभुज कितना है XYZ। ठीक है, यहाँ इसका परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। त्रिभुज में कोई भी आकृति हो उसका परिमाप कितना होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ त्रिभुज है तीनों भुजाओं का योग, चतुर्भुज होगा 4 भुजाओं का योग। ठीक है, पंचभुज होगा 5 भुजाओं का योग। यहाँ इसका कितना है 48, परिमाप इसका कितना है 48, यानी PQR कितना है 48। XYZ कितना है, XYZ का है 24, और इसकी भुजा दी है हमें कितनी, XY भुजा दिया है 12। तो पूछा हमसे PQ, ये वाली पूछिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इन दोनों का रेशियो क्या है। ये वाला इसका आधा है, ठीक है, ये वाला इसका, या हम ऐसे कह सकते हैं ये इसका दुगुना है, इसका दुगुना है। तो इसमें दुगुना क्या है, तो ये भुजा भी इसकी दुगुनी होगी। तो 12 का दुगुना कितना आ जाएगा 24, कितना आएगा 24। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 24, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 24 सेंटीमीटर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या हमारी 9। प्रश्न नंबर हमारा 9 है अगला। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 क्या है देखते हैं। तीन व्यक्ति स्थान ए से, तीन व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी के लिए, स्थान ए से स्थान बी के लिए पैदल चलते हैं, पैदल चलते हैं। उनके द्वारा बी तक, उनके द्वारा चलते हैं, उनके द्वारा बी तक पहुँचने में, उनके द्वारा बी तक पहुँचने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, जबकि उनकी चालों का अनुपात 4:3:5 है, 4:3:5 है। ठीक, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए है 10:15:13, ऑप्शन नंबर बी 2:3:4, ऑप्शन नंबर सी 4:3:5, ऑप्शन नंबर डी 15:20:12। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या लिखा, तीन व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी के लिए पैदल चलते हैं, उनके द्वारा बी तक पहुंचने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, जबकि उनकी चालों का अनुपात 4:3:5 दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं
चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी, चाल बराबर क्या होता है, चाल को अनुपात, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर समय, ठीक है। यहाँ से ये होता है, या कह सकते हैं दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणित समय, ठीक है। अब दूरी, यहाँ तीनों व्यक्ति एक ही दूरी चलते हैं, ए से बी तक जाते हैं। मान लो ये कोई स्थान है ए और ये बिंदु बी है, तीनों व्यक्ति यहीं जाते हैं, ये एक व्यक्ति ये गया, दूसरा व्यक्ति ये गया, तीसरा व्यक्ति ये गया अभी तक, तो तीनों तरफ दूरियां बराबर ली गई हैं। जब दूरी बराबर होती है तो चाल का विपरीत क्या होता है, समय, और समय का विपरीत क्या हो जाता है, चाल। जब दूरी सेम होती है तो ये दोनों आपस में विपरीत हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें चाल का अनुपात दिया है, कितना लिखा है, चाल, चाल का अनुपात कितना दिया है हमको, इन सभी के तीनों को चाल का 4, 3 और 5 दिया है। अगर हमें यहाँ से समय का अनुपात निकालना है तो ये क्या हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे, ठीक है, इनका उल्टा हो जाएगा। तो ये 1/4, ये 1/3 और ये 1/5, 1/4, 1/3, 1/5। अब इनका लेंगे, लासा कितना आएगा, 4, 3, 5 का लासा कितना आएगा, 60। तो इसमें 60 से कर देते हैं हम गुणा। जब 60 से गुणा कराएंगे तो यहाँ गुणा कराएंगे, 60 एकम 60, तो 4 से कितना आएगा 15। यहाँ आ जाएगा कितना आएगा, 60 से गुणा कराएंगे तो 1/3 कितना आएगा 20। फिर यहाँ करेंगे तो 60 है, 60 5 से भाग कितना आएगा 12, कितना आएगा 15:20:12। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये प्रश्न संख्या हमारी कौन सी थी, ये प्रश्न था 10 नंबर। जब दूरी बराबर होती तो चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है, प्रश्न संख्या हमारी 10, प्रश्न है नंबर 10। ये 10 नंबर में क्या है, यदि काट, यदि 3 cot थीटा बराबर 4, 3 cot थीटा बराबर 4 हो तो 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान बताइए, ठीक है, का मान बताइए, क्या होगा, मान होगा। इसके ऑप्शन हैं, इसके ऑप्शन है 9, बी अपना 1/9, सी नंबर 1, 4 और डी नंबर 1/3, ठीक है। इसे हम कैसे हल कर सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं, लिखा 3 cot थीटा बराबर 4, तो इसको लिखते हैं 3 cot थीटा बराबर 4। यहाँ से cot थीटा बराबर कितना आ जाएगा, cot थीटा बराबर 4/3। इसे क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटे साइन थीटा, ये 4 और ये 3। अब ध्यान से देखो, यहाँ लिखा cos थीटा, cos थीटा कितना है 4, साइन थीटा कितना है 3, तो इसके जस्ट जो सामने है वही मान यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ 5 इंटू क्या है साइन थीटा, तो साइन के सामने कितना 3, तो साइन 3 लिख दिया, प्लस कितना लिखा है 3, cos थीटा का सामने कितना 4 इंटू 4 बटे कितना 5, यहाँ कितना साइन थीटा का मान 3, साइन थीटा का मान 3, तो 3 से गुणा किया, माइनस यहाँ कितना है 3, cos थीटा का मान कितना है 4, यहाँ 4 लिख दिया। अब इसे हमें हल कर देना है, 5 से 15, यहाँ से कितना मिलेगा 15 प्लस 4 से 12, नीचे भी कितना आएगा 15 माइनस 12, इसे जब जोड़े कितना आएगा 27, इसे जोड़े घटाएंगे कितना आएगा 3, 15 12 3 काटो कितना आएगा 9, कितना आंसर आया 9, तो इसका आंसर कितना आया 9। इसे इस तरह हल कर सकते हैं, ठीक है। और भी तरीके हैं लेकिन इससे आसानी से हो जाता है, ठीक है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 11, प्रश्न संख्या 11। इसमें क्या है, प्रश्न संख्या 11, इसमें दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 7 हो तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा, यही हमें ज्ञात करना है, क्या होगा। इसके ऑप्शन दिया है हमें, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 322, बी 332, सी 342, डी 361, ठीक है। x प्लस 1/x बराबर 7 दिया है तो x³ प्लस 1/x³ का मान हमें बताना है, ठीक है। अब इसे क्या करना है, इसमें ये पावर 3 है, ये पावर 1 है, तो इसका मतलब है इसका हमें घन करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, घन करना पड़ेगा। यानी ये किसके, जब भी कोई संख्या x प्लस 1/x बराबर 7 दिया और क्यूब के रूप में चाहिए, x³ प्लस 1/x³ बराबर ये क्या हो जाएगा, क्यूब, इसका क्यूब माइनस 3 इंटू 7 इंटू 3 हो जाता है, ठीक है, ये इसका मान हो जाता है। इसका क्यूब कितना आएगा, 7³ 343 माइनस कितना 21, और इसमें घटा दो कितना आएगा 322, कितना आया 322, तो इसका 322 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 322, ठीक है, 322 इसका आंसर आ जाएगा। इसे हल कर लें। और इसका एक तरीका है, ये भी देखो, जैसे लिखा है x प्लस 1/x बराबर k, पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³, तो इसका मान होता है k³ माइनस 3k, तो k यहाँ भी है, k यहाँ भी है, यानी ये जो भी मान आएगा इसका मान वो k से पूरी तरह भाज्य होगा, किससे,
के से पूरी तरह भाज्य होगा। तो हम यहाँ के से भाग, के का मान यहाँ कितना है 7 है, यानी इसमें जो भी आंसर हो वो 7 से भाग दो। तो देखो 7 से करता है, 7 चौको 28 कितना बचा 4, 42, 7 42 से कट जाएगा। इसको देखो 7 चौको 28 कितना बचा 5, ये हो जाएगा 52। तो 52 7 के पढ़ा में नहीं आता, नहीं कटेगा। इसमें 7 चौको 28 कितना बचा 6, 62, ये भी नहीं कटेगा। 7 पन्ना 35 कितना बचा 11, 7 एकम 7, ये भी नहीं कटेगा। तो हमारा ये भी आंसर, ये भी नहीं ध्यान आ रहा, तो हमें ये देखना है जो भी मान यहाँ दिया है तो उसका इसमें हम भाग देकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आखिरी प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या हमारी 12 है। इसमें क्या लिखा है, कोई राशि यदि, प्रश्न संख्या 12, यदि कोई राशि 4 वर्षों में, कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने समय में या कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी, 27 गुना हो जाएगी। इसके ऑप्शन है, ए नंबर है 15 वर्ष, बी नंबर है 16 वर्ष, सी नंबर है 12 वर्ष और डी नंबर है 10 वर्ष। ठीक है, प्रश्न क्या है एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है, 4 साल में 3 गुना हो जाती है, तो उसी ब्याज पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। ठीक है, हम देखते कैसे हल करना है इसे। ठीक है, यहाँ कह रहा है एक राशि है, मान लीजिए हमने 1 रुपये, ये 4 साल में कितनी हो जाती है 3 गुना, 4 साल में 4 ईयर में कितना 3 गुना हो जाती है, तो कह रहा 27 गुना, तो 4 साल में 3 गुना। अब इसके बाद कितना, इसका 3 गुना कितना होगा 9, फिर इसका भी 3 गुना कितना है 27, यानी जितना गुना कह रहा है वो उस मान तक हमें जाना है और उसमें उसी संख्या गुना करना है। जैसे इसका 1 का 3 गुना हो गया, अब इसका भी 3 गुना कितना है 9, 9 3 गुना कितना आया 7, यहाँ कितने साइकिल पूरी हो गई 3, 4 साल यहाँ लगा तो 4 साल यहाँ भी लगेगा, 4 साल यहाँ भी लगेगा, तो टोटल साल कितने हो गए 4 यहाँ से 4 यहाँ से, टोटल साल कितने हो गए 12 वर्ष। कितना आंसर है इसका 12 वर्ष इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न दोस्तों, 12 प्रश्न लोगों ने किए जो पिछली कई परीक्षाओं में आए हुए हैं। वीडियो को देखिए और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।